एलेक्स डेस्क के दूसरी जानिब FBI के डिप्टी डायरेक्टर के सामने बैठी थी। मार्क डॉसन ने काफ़ी अर्से पहले ही इससे अपनी अदावत जाहिर कर दी थी। इसकी फैमिली सियासत में भी थी। डॉसन का हादसा असर और रसूख था। एलेक्स बेखबर थी कि आखिर डिप्टी डायरेक्टर को इसके साथ क्या दुश्मनी है। डॉसन को मौका नहीं मिला था, वरना वो अब तक एलेक्स को फारिग कर चुका होता। मेरा ख्याल है कि हवाई सफर अच्छा रहा, इसने एलेक्स को घूरते हुए कहा। हम क्या खेल रहे हैं, मैं थकी हुई हूँ। एलेक्स की आवाज़ में उकताहट थी। डॉसन की पेशानी पर बल पड़ गए। वो आगे को झुककर उखड़ी हुई आवाज़ में बोला, एजेंट मोरस, कल 9 बजे पेशावराना जिम्मेदारी के ऑफिस में 3 नुमाइंदों से मिलना है तुम्हें। इंटरव्यू से पहले तुम्हारा ड्रग टेस्ट होगा। टेस्ट में फेल होने के नतीजे में तुम्हें बेहोरों से फारिग कर दिया जाएगा। टेस्ट में पास होगी तो इंटरव्यू में सवालात के सच्चे जवाब देना होंगे। ऐसी सूरत में भी तुम्हारा बचला मुहाल है, समझ गई? एलेक्स ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। डॉसन को इससे इस कदर एतमाद की तवक्को नहीं थी। वो कदरे बिन्ना आ गया। तुम क्या समझ रही हो कि ये आम सा मसला है? तुम पहले ही कई कवानीन तोड़ चुकी हो। एलेक्स ने नफी में गर्दन हिलाई। तुम्हारी खामोशी का कोई खास मकसद है। डॉसन ने आंखें सुकेड़ी। शायद तुम ये बावर करा रही हो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, कल पता चल जाएगा। कुछ और कहना है या बात खत्म होगी? एलेक्स ने अपने नाखून देखे। रात हमले में कशमकश के दौरान में 2 नाखून टूट गए थे। डॉसन ने अपनी नशिस्त से टेक लगाई। अभी तो बात शुरू हुई है। एल्डन ट्रेवर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। दूसरे दरख्त के साथ इसने बाइक खड़ी की। डफल बैग इसके करीब रखा गया था। वो 18 घंटे से चगामोगा के जंगल में था। वहाँ से 40 मील दूर नाट्रेजिस की पुलिस सफ़ेद वैन के लिए इलाके को छान रही थी। इसका ध्यान एलेक्स मोरस की जाने। वो फितरतन शिकारी थी और अब ट्रेवर को शिकार करना चाहती थी, जबकि ट्रेवर कोई लुकमा तर नहीं था, बहुत शिकारी था। सेल फोन की आवाज़ जंगल में अजनबी सी मालूम हुई। 3 बार बजने के बाद ट्रेवर ने जवाब दिया। बाइट की कॉल थी। काम हो गया? बाइट ने डच साइट के बारे में बताया। बोलते रहो। एंड्रयू डच वेबसाइट पर गया। मेरा अंदाज़ा है कि वो प्रोटोकॉल के मुताबिक लॉग ऑन हुआ। इसे कल भी जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। वेरी गुड, ट्रेवर ने कहा। जब तुम्हें यकीन हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। और कुछ? बार्ड ने सवाल किया। नहीं, और राब्ता मुनक़ता हो गया। क्रिस किचन में था जब एलेक्स का दिया हुआ फ़ोन बोलने लगा। बेन दूसरे कमरे में कंप्यूटर गेम खेल रहा था, लेकिन खुले दरवाजे से दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। एलेक्स, क्रिस ने कहा, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ अच्छा नहीं। वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं, बल्कि किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। एलेक्स ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी मुलाजमत खत्म हो गई? अभी नहीं। अगर मैं ग्रेस की मौत को भूल जाऊं तो शायद वो मुझे ना निकालें, बल्कि किसी नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कर दें, लेकिन मैं ग्रेस का बदला लूंगी हर कीमत पर। एलेक्स ने अज़म जाहिर किया। सुनो, क्रिस बोला, मैंने आज हेमाटोलॉजी के प्रोफेसर से बात की थी। एलेक्स ने मुझे इतना डरा दिया है कि गोया मैं मर गया हूँ। लंबी कहानी का खुलासा ये है कि किसी को कत्ल करने के लिए कैंसर को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर पीटर यहूद कर चुका है। क्या मतलब? ओहो, ऐसा इसने चूहे के साथ किया। माय गॉड, काश मैं एक हफ्ते कबल इससे मिल लेती। एलेक्स ने आह भरी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे और बेन के लिए रात में किसी को भेज रही हूँ। किसको? विल किल्मर को, डैडी का पुराना साथी। वो साबिका होमिसाइड डिटेक्टिव था, अब प्राइवेट काम करता है। उम्र 70 वर्ष के करीब है, लेकिन लगता नहीं। आने दो, मैं हासा घबरा गया हूँ। एक और बात, किल्मर के जरिए मैंने एक आदमी थोरा की निगरानी पर लगा दिया है। क्रिस, ये जरूरी था। एलेक्स ने कहा। मैं समझ सकता हूँ। तुम कब वापस आ रही हो? सो मीटिंग है। इम्कान है कि वो मेरा बैच और गन रख लेंगे। कागजी कार्रवाई भी हो सकती है। हर मुमकिन कोशिश होगी कि जल्द आऊँ। ओके, मीटिंग में पागलपन का मुजाहरा न करना। एलेक्स हंस पड़ी। हर एक ये मशवरा दे रहा है। क्रिस अपने घर में सोफे पर लेटा हुआ था और बेन बिस्तर पर महव था। एलेक्स से बात करने के 20 मिनट बाद थोरा ने ग्रीनवुड से कॉल की। क्रिस ने खुद को काबू में रखा। वो बेन की नींद खराब नहीं करना चाह रहा था। गुफ्तगू थोड़ी देर में खत्म हो गई। क्रिस उठकर किचन में सैंडविच बनाने चला गया। सैंडविच बनाकर इसने खाना शुरू किया ही था कि डोरबेल ने मुतवज्जो किया। किचन से निकलकर वो दरवाजे तक और पीप होल में से झांका। बाहर चश्मा लगाए सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था। क्रिस ने बुलंद आवाज में सवाल किया। विल किल्मर? जवाब आया। क्रिस ने दरवाजा खोल दिया। किल्मर दराज कामत था और उम्र के बरक्स मजबूत कद्दो काठ का मालिक था। पुष्ट पर एक बैग था। इसने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। क्रिस ने हाथ मिलाते हुए इसकी मजबूत गिरफ्त का अंदाजा लगाया। मिस्टर किल्मर, माजूद खा हूँ, इतनी दूर आना पड़ा। तकलीफ नहीं, तुम मुझे विल कह सकती हो। आओ किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करता हूँ। क्रिस ने किचन की तरफ इशारा किया। किल्मर इसके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों टेबल पर शुगले ताम करते हुए महवे गुफ्तगू से। तुम सारी जिंदगी एलेक्स के साथ रहे हो? हाँ, यूं पैदाइश से, किल्मर ने कहा। वो मेरी बेटी जैसी। ग्रेस की मर्डर थ्योरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किल्मर ने गहरी सांस ली। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इस मामले की तकनीकी सूरत हाल मेरे सर से ऊपर से गुजर जाती है। कत्ल की वारदात का मेरा तजर्बा बहुत वसी है। मैंने कितने ही केसेस देखे हैं जहां शोहर बीवी से यूं छुटकारा हासिल करता है कि वो हादसा मालूम हो। एलेक्स के पास कोई अहम नुकता है। वो वाहिद हस्ती है जिसकी जहां बलब बहन से आखिरी बात हुई थी। मैं यहाँ एलेक्स की वजह से ही मौजूद हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, क्रिस ने कहा। मैं तो चंद रोज कबल ही एलेक्स से मिला हूँ। वो जज्बाती होने के बावजूद होशो हवास में है। इसने मुझे कायल कर लिया है।
अगर उसे यकीन ना होता कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वो अपना यहाँ वक्त बर्बाद न करती। किलमर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। क्रिस खड़ा हो गया। मैं तुम्हें यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। हाल के दाएं जानिब गेस्ट रूम है, तुम वहाँ सो सकते हो। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो टीवी रूम में सो रहा है। क्रिस रेफ्रिजरेटर की तरफ गया जिस पर इसने इशारिया 38 की गन रखी हुई थी। दफातन वो चौंका और गन उठाकर बोला, विल तुम्हारी शनाख्त क्या है? किलमर ने सर उठाकर जेब से वारंट निकाला, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो दिखाया। फिर पिक्चर होल्डर में से एक तस्वीर निकाली। ये एलेक्स की 9 उम्र की तस्वीर है। वो अपने मरहूम बाप के साथ खड़ी है। काफी है। क्रिस ने इस बात में सर हिलाया। चांद की रोशनी में बलूत के दरख्तों में से रोशनी छिन छिन कर मधुम हो रही थी। घनी शाहों के नीचे ट्रेवर खड़ा मकान की निगरानी कर रहा था। बाइक वो हाईवे के करीब झाड़ियों में छोड़ आया था। इसने दिन जगह मोगा शिकारी कैंप में गुजारा था। कैंप जेफरसन काउंटी में था। वो रात होने का इंतजार करता रहा और इस दौरान एंड्रयू की किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। वो गुज़श्ता रात भी वहां आया था, लेकिन जब इसने औरत को वहां देखा तो वो यही समझा कि वो गलत मकान पर आया है। बीवी को तो टाउन से बाहर होना चाहिए। इसने दूरबीन से बगौर औरत को देखा और पहचान गया। वो स्पेशल एजेंट एलेक्स मोरस थी, डॉक्टर ट्रेवर का दूसरा टारगेट। और वहां एलेक्स की मौजूदगी का मतलब मजीद पेचीदगियां था। जिंदगी ने ट्रेवर को सिखाया था कि गैर मुतवक्के की तवक्को रखनी चाहिए, इसलिए वो बदहवास नहीं हुआ। इसने सोचा कि एलेक्स मोरस एक आसान शिकार साबित होगी। ब्यूरो ट्रेनिंग के बावजूद बहरहाल वो यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करती थी, लेकिन एलेक्स ने ट्रेवर को खूब चकफेरियां दी और एक मकान के ड्राइव में चली गई। बाद अज़ा हाथापाई के दौरान इसने बला की मज़ाहमत की, जबकि ट्रेवर के साथ इसका कोई मुआवजा न था। तहम इसके बाद ट्रेवर को इतना अंदाजा तो हो ही गया कि एलेक्स का बैकअप नहीं था। वो तनहा थी। कल रात डॉक्टर के घर पर इसकी मौजूदगी साबित कर रही थी कि वो सांप से बच निकली या फिर वो होटल ही नहीं गई। हरकत में आने का वक्त था। मकान का तफसीली नक्शा इसे एंड्रयू ने फराहम किया। मकान क्या खासा बड़ा बंगला था। इसके कंधे पर एक बैग था। बैग में चेहरे पर लगाने के लिए गैस मास्क और खास किस्म के केमिकल्स थे। असल काम गैस सिलेंडर का था। वो वहाँ मौजूद था। बैटरी से चलने वाली एक हैंड ड्रिल थी। मकान में जाना कोई मसला नहीं था। वो हरकत पजीर था। गैस मास्क लगाकर इसने सिलेंडर की गैस एयर कंडीशन सिस्टम के जरिए घर में दाखिल करना थी। घर में मुकम्मल एसी सिस्टम था। ट्रेवर ने अपना काम बखूबी और सफाई के साथ किया। लाइन में ड्रिल से सुराख करके इसने सिलेंडर की गैस 2 मिनट तक अंदर जाने दी। बालाई मंजिल हाली थी, वो वहीं था। काम सारा अंजाम देकर इसने तसल्ली से 30 मिनट वहां इंतजार किया। बाद अज़ां ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। इसे यकीन था कि वहां जो भी होगा वो गहरी नींद में जा चुका होगा। नीचे पहुंचकर इसने अपने बैग से एल्यूमिनियम थर्मास निकाला जिसमें महलूल से भरी हुई 2 सिरिंजेस रखी थी। वो मास्टर बेडरूम में दाखिल हो गया और जेब में से एक छोटी LED फ्लैश लाइट बरामद कर ली। डॉक्टर क्रिस बुनियान और शार्ट में करवट के बल गाफिल पड़ा था। ट्रेवर ने इत्मीनान से शार्ट नीचे करके कूले पर एक सिरिंज का महलूल इंजेक्ट किया और शार्ट वापस अपनी जगह पर कर दिया। इस दौरान क्रिस मज थोड़ा सा कसमस आया था। सामान समेट कर वो लॉबी में आ गया। काम खत्म हो गया था। इधर उधर जागता हुआ वो होम थिएटर में गया। वहाँ एक लड़का सोफे पर सो रहा था। गहरी गफलत। ट्रेवर के दिमाग में खतरे की घंटी उस वक्त बजी जब एक कमरे में उसे आरामदेह कुर्सी में किलमर नजर आया। किलमर इसके लिए अजनबी था। इसकी वहां मौजूदगी कतई गैर मुतवक्की थी। ट्रेवर ने इसकी तस्वीर खींची। किलमर कुर्सी के करीब एक छोटा सा बैग रखे हुए था। ट्रेवर ने बैग खोला और सन्नाटे में आ गया। अंदर गन रखी थी और हथकड़ियां भी थी। इसने बैग बंद किया और वापसी की राह पकड़ ली। किलमर की मौजूदगी ने न सिर्फ ट्रेवर को गुस्सा दिलाया बल्कि वो परेशान भी हो गया था। अगरचे वो जिस काम से आया था वो उसने मुकम्मल कर लिया था, लेकिन इसे एहसास हो गया कि एक रात में बहुत कुछ बदल गया था। क्रिस क्लिनिक में मसरूफियत से फारिग होकर बैठा ही था कि अचानक सर के निचले हिस्से में टीस उठे। सुबेदार होने के बाद इसने महसूस किया और एडोल की गोलियां खा ली, लेकिन सर दर्द शिद्दत थी। टीस उठी और तहलील हो। वो हैरान था कि माइग्रेन तो नहीं है। वो गर्दन हिलाता हुआ सर्जरी रूम से बाहर निकल गया और अपने ऑफिस में आकर इसने फिर एडोल पानी से निकली। एलेक्स इंटरव्यू के लिए चौबी कुर्सी पर बैठी थी जिसकी पुश्तगाह आमूदी थी। 2 आदमी और एक औरत कमरे में दाखिल हुए। एलेक्स का वास्ता एक आध बार ही इस किस्म की मीटिंग से पड़ा था और वो अमूमी नौयत का, लेकिन इस मरतबा मामला मुख्तलिफ था। एलेक्स ने देखा कि आने वाले तीनों अफराद की आंखों में जारहियत का अंसर पोशीदा था। निश्चित संभालने के बाद एक आदमी ने ऊपर तले तमाम चार्जेस बताए जो यकीनन डॉक्टर ने फराहम किए। बाद अज़ां औरत ने इसकी धमकियां में पैगाम की नकल एलेक्स के हवाले से जो इसने कल एंड्रयू को रवाना किया था वो पढ़ी। एलेक्स सोच रही थी कि डॉक्टर तक मज़कूरा पैगाम क्यों कर पहुंचा, लेकिन वो आगाह थी कि सवाल करना बेमानी है। अब उन्होंने प्रोसीडिंग का आगाज किया जिसके लिए एलेक्स तैयार थी। स्पेशल एजेंट मोरस। औरत ने आगाज किया। कार्रवाई खत्म होने से पहले तुम्हें क्या कुछ कहना है? नो मैम, एलेक्स ने मुझसे जवाब दिया। औरत की पेशानी पर एक बाल आया। इसने खामोशी से अपने दोनों साथियों को देखा। वो दोनों कुछ नहीं बोले। फिर वो एलेक्स की तरफ मुतवज्जह हुई। एजेंट मोरस, मौजूदा समात में तुमने कोई दफा नहीं किया, लिहाजा आखिरी फैसले तक तुम्हें मुअत्तल किया जाता है। तुम्हें अपना हथियार और बैच छोड़ना होगा। आइंदा ब्यूरो के साथ रब्ते के लिए तुम अटारनी को जरिया बनाओगे। एलेक्स ने खामोशी से FBI का कार्ड और ग्लॉक निकाल कर टेबल पर रख दिए। औरत की आंखों में गैर यकीनी की कैफियत नजर आई।
कोई ब्यूरो को यूं आसानी से कैसे छोड़ सकता है, जबकि उन लोगों ने ब्यूरो के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी। एलेक्स ने फर्श पर रखा अपना बैग उठाया और बेपरवाही से बाहर का रुख किया। एजेंट मोरिस अकब से आवाज आई, आखिरी फैसला होने तक तुम वाशिंगटन से नहीं निकलोगी। एलेक्स जवाब दिए बगैर दरवाजा खुला छोड़कर बाहर आ गए। अच्छा हुआ या बुरा, वो अब आजाद है। क्रिस मरीज को देख रहा था जब इसे फोन कॉल की इत्तला मिली। कॉल सेनेट स्टेफन स्कूल से आई थी। क्रिस के दिमाग में घंटी बजी। क्या बहन को कुछ हुआ है? बस सर दर्द है, वो घर जाना चाहता है। सर दर्द? क्रिस की छठी फड़की। और मेरे में भी सर दर्द। क्रिस ने स्कूल में बात की कि वो आ रहा है। फिर इसने टॉम कैश से दरखास्त की कि वो मरीजों को संभाले और बेन की हालत के बारे में से बताए। फिक्र मत करो, तुम जाओ, टॉम कैश ने कहा। क्रिस ऑफिस की तरफ लपका। वहाँ मेज पर एलेक्स वाला फोन मैसेज का इशारा कर रहा था। फोन उठाकर वो बाहर निकला। गाड़ी ड्राइव करने के बाद इसने एलेक्स से रब्ता किया। क्रिस, हाँ क्या हुआ? आई एम हिस्ट्री, मुझे मुअत्तल कर दिया गया है। आखिरी फैसला मौखर है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं अब आम शहरी हूँ। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे वाशिंगटन में पाबंद किया गया है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है कि मैं मिसिसिपी आऊँगी। कोई रुकावट है? वो मेरे क्रेडिट कार्ड पर नजर रखे हुए हैं और गालिबन सेलफोन पर भी, लेकिन वो इस फोन से बेखबर है। क्रिस ने दिमाग लड़ाया। मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक करवाता हूँ, डायरेक्ट जैक्सन आ जाओ, मैं पिक कर लूंगा। किराए की गाड़ी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। शुक्रिया क्रिस, एलेक्स ने कहा। एंड्रियो रिको क्लब में स्टीम रूम में कार्सन बार्नेट के हमरा था। बार्नेट बीवी से जान छुड़ाने के लिए एंड्रियो की तजवीज़ पर नीम रजामंद हो चुका था। मैं नहीं समझता कि मैं पहला आदमी हूँ जिसे तुम इस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, बार्नेट ने कहा। एंड्रियो ने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने काफी सोच विचार किया। वो बोला, ये सौदा मुझे महंगा नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बहुत सी दौलत बच जाएगी। एंड्रियो ने आइलमैन को जवाब दिया, लेकिन शर्तिया फिर भी तुम्हारी भारी रकम लगेगी, इतनी नहीं जितनी तुमको तलाक की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। तलाक देकर तुम गोया तकरीबन कंगाल ही हो जाओगे। एंड्रियो का ध्यान ग्लाइकोन की तरफ था। आखिरी बार इसने ग्लाइकोन को शिकारी कैंप में मुलाकात में देखा था। इसने हस्बे वादा विलियम ब्रॉड का कांटा निकाल दिया था, लेकिन वो एजेंट मोरिस का किस्सा पाक ना कर सका था, वरना धमकी का पैगाम क्यों कर भेज सकती थी वो। खुद इसने ठीक ही किया कि वो पैगाम ब्यूरो तक पहुंचा दिया। एंड्रियो के ब्यूरो में ताल्लुकात ने एजेंट मोरिस की बदनुमा पिक्चर प्रिंट कर दी थी। ब्यूरो इसके या ग्लाइकोन के लिए खतरा नहीं था, असल खतरा एजेंट मोरिस थी। ग्लाइकोन से राब्ते का ना होना इसे खिल रहा था, लेकिन वो बार्नेट जैसी मोटी आसामी को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। दूसरे केसेस के मुकाबले में बार्नेट से वो दुगनी रकम वसूल कर सकते थे, बस किसी तरह की डील करनी थी। मिस्टर बार्नेट, एंड्रयू ने कहा, क्या इस मामले में तुमने किसी भी वकील या कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे से रब्ता किया था? नहीं। ठीक है, आप गौर से सुनो। कोई तुम्हारी बीवी का मर्डर नहीं करेगा, इसकी मौत कुदरती अंदाज में होगी। हाँ, शायद। कितना वक्त लगेगा? ये काम तेजी से नहीं होगा, एंड्रयू ने वाजे किया। 12 से 18 महीने लग सकते हैं। बार्नेट धीरे से सारी ला रहा था। मुझे क्या करना है? तुम और मैं आज के बाद नहीं मिलेंगे, एंड्रयू ने कहा। मैं एक सिल्वर शेवलेट अम्बाला एनाडेल गोल्फ क्लब में पार्क करूंगा। एक हफ्ते बाद ट्रंक में तुम्हें लीगल साइज का लिफाफा मिलेगा, इसमें अदायगी से मुतल्लिक हदायत प्रिंट होंगी। तुम्हारे केस में अदायगी हाम हीरो की शक्ल में होगी। बार्नेट ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन एंड्रयू ने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया। सब कुछ प्रिंटेड होगा, तुम्हें एक बॉक्स ट्रंक में छोड़ देना है, जिसके अंदर तुम्हारी बीवी की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री, हर उस चाबी की नकल जो किसी भी तरह से तुम्हारी बीवी की जरूरत रहती है, तमाम तरह घर की चाबियां होंगी, घर के सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड, कंप्यूटर का पासवर्ड, तुम्हारी बीवी का हफ्तावार तफसीली शेड्यूल, मुख्तर ये कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी से है, चाहे वो ताल्लुक कैसा ही क्यों ना हो। समझ के बार्नेट खामोशी से वकील को घूरता रह गया। फैसला तुम्हारे हाथ में मिस्टर बार्नेट। अगर कोई और बात तुम्हारे जहन में है तो उसे भी जाहिर कर दो, अगर चाहो तो सोचने के लिए वक्त ले लो। बार्नेट ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर बॉक्स एक हफ्ते में आ गया तो हमारी डील पक्की और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बरखिलाफ हुआ तो डील खत्म, तुम्हारी रजामंदी पर मुनहसिर है। एंड्रयू ने बात खत्म की। बिलाहिर बार्नेट ने जुबान खोली। मैं अम्बाला के अंदर कैसे जाऊंगा? मैं एक फालतू चाबी तुम्हारी गाड़ी के आगे बाएं व्हील पर छोड़ दूंगा, एंड्रयू ने जवाब दिया। तुम्हें इल्म है कि मैं किस गाड़ी में हूँ? लाल रंग की हमर, एंड्रयू ने कहा और वो उठ खड़ा हुआ। हवाई सफर का पहला घंटा एलेक्स ने मिली जुली कैफियत में गुजारा। बाद अज़ां इसने फोन निकालकर वॉइस मेल चेक की। पहला पैगाम विल किल्मर का था, जिसके मुताबिक इसके आदमी ने थोरा शेफर्डसन और शीनलिन सिंह की वीडियो बनाई थी। दूसरा पैगाम क्रिस शेफर्ड का था। वो किराए की कार के बारे में बता रहा था जो जैक्सन पहुंचने पर एलेक्स के लिए दस्तयाब होगी। जब एलेक्स ने तीसरा पैगाम सुना तो इसकी धड़कन गैर मुतवाज़न होगी। वो जॉन कटर की आवाज़ थी। वो FBI का टॉप फील्ड एजेंट था। इसने कई बार सीरियल किलर के खिलाफ काम किया था। बाद आज़ां वो दरखास्त देकर खुद ही नॉर्मल ड्यूटी पर वापस आ गया था। ब्यूरो में इसे कदर और मंजिल हासिल थी। जब एलेक्स की बहन के केस में वो उलझी तो उसने जॉन कटर से रब्ता किया था, लेकिन वो इस वक्त वाइफ के साथ तातीरात पर था। एलेक्स, जॉन बोल रहा हूँ, मैं कुछ देर पहले वापस आया हूँ, अंडर कवर काम कर रहा हूँ। 10 दिन पहले तुम्हारा पैगाम सुना तो यकीन नहीं आया। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो तो कर लो। एलेक्स के बदन में सुकून और तवानाई की लहर ने जन्म लिया, लेकिन फौरन ही दिमाग में हदसे ने सर उठा लिया। बहुत मुमकिन था कि जॉन कटर बेखबर होगा। एलेक्स को मुअत्तल कर दिया गया है। पूरी दुनिया में अगर वो किसी से मदद मांगने में पहल करती तो वो जॉन कटर ही था। एलेक्स ने
गहरे गहरे सांस लिए और फिर कटर का नंबर मिलाया। कटर, जान कटर, जवाब आया। जान, मैं एलेक्स मॉरिस। जान ने फौरन जवाब नहीं दिया। मुझे शुभ विलम्ब हुआ है, मुझे अफसोस है। क्या तुम अपनी बहन के केस पर काम बंद कर रही हो? एलेक्स ने हिचकिचाकर कहा। मैं जो बात करूंगी क्या वो तुम तक रहेगी? तुम बेहतर जानती हो, जान कटर ने कहा। जान, मैं रुक नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि मैं दुरुस्त हूँ और डॉक्टर को भी यकीन आ गया है। जहूद अगला टारगेट है। एलेक्स ने डॉक्टर क्रिस के बारे में बताया। ये पागलपन मालूम होता है लेकिन हकीकत है। 2 आदमियों की टीम तैयार है, एक वकील और दूसरा मेडिकल प्रोफेशनल। दोनों बारी रकूम के एवज फुल प्रूफ तरीके से कत्ल कर रहे हैं। इनका हथियार कैंसर है। कैंसर? कटर ने नरमी से कहा। तुम्हें यकीन है? 100%। एलेक्स ने आंखें बंद कर ली। मुहर्रक क्या है? मुहत्सर, ये तलाक का मसला है। कानूनी तरीके से मियाँ या बीवी तलाक लेते हैं तो भारी रकम का नुकसान होता है। वकील अपने साथी के जरिए मालदार असामियों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाता है, तलाक की बजाय मियाँ या बीवी को कत्ल करके। कंटर ने तवील वक्फे के बाद कहा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। कटर हंस पड़ा। ये कहो कि तुम्हें पता नहीं है मुझसे क्या काम लेना है। ओके, 3 घंटे में बजरिया कार तुम जैक्सन मिसिसिपी में आ सकते हो। मेरा जहाज वहीं उतरेगा। मैं तुम्हें डॉक्टर से मिलवाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनो, फिर मेरी सुनो। मुझे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा तजर्बा दरकार है। प्लीज़ कहो तुम आओगे ना? वक्फे के बाद कटर ने सवाल किया। कहाँ मिलेंगे? क्यूट लॉज। वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा।